हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी बाय पायल मलिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो अब बहुत करीब आ गया है और मैंने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं उस नोट्स में से मैं आप लोगों को आज तैयारी करवाने वाली हूँ। ये मेरे कुछ क्रिप्स नोट्स हैं, यानी कि क्रिस्प का मतलब है कि बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं जिसमें कि आपको पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी और आपकी जो क्लाइमेटोलॉजी है वो बहुत जल्दी जो है कवर हो जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फ का मतलब होता है चेंजेस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या देखते हैं, हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं स्टडी ऑफ अर्थ चेंजेस, यानी कि अर्थ के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते हैं थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो थ्योरी आती है वो आती है आपकी यूनिफॉर्मेटेरिज्म के बारे में। यूनिफॉर्मेटेरिज्म जो है आपका, वो कॉन्सेप्ट दिया था जेम्स हटन ने 1785 के अंदर। इसमें जो है एक फेमस स्टेटमेंट दी गई है जो कि हर बार यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, नाइदर द वेस्टीज ऑफ ए बिगिनिंग नॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। ये जो स्टेटमेंट दी थी जेम्स हटन ने आपकी। इस कॉन्सेप्ट को जो है बाद में चार्ल्स लेयर ने पॉपुलर कर दिया था। देन उसके बाद है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाले थे एल्फर्ड वेगनर, जो कि 1912 में दी गई थी। इसमें बात की गई थी कि आपकी जो है अर्थ का जो बीच वाला हिस्सा है इसमें क्या था, टेथिस सी था। टेथिस सी लैंड वाले एरिया को क्या बोला जाता था, पेंजिया, और जो आपका वाटर वाला एरिया उसको बोला जाता था पेंथालासा। टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि जो आपकी अर्थ है उसका डिवीजन होता हुआ चला गया, यानी कि वो दो पार्ट में टूट गया। ऊपर वाला पार्ट था आपका लोरेशिया, या जिसको अंगारा लैंड भी बोला जाता है, और आपका जो नीचे वाला पार्ट था वो क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया जो है वो किस चीज का पार्ट है, तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड के अंदर जो है वो आते थे आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देन लोरेंशिया के अंदर जो आपके आते हैं वो आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, और आपका जो है वो अरेबियन प्लेटू भी इसी के अंदर आता है। तो उसके बाद जो है हमने देखा नेक्स्ट कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, लैंड को पेंजिया बोलते हैं, ओशन को पेंथालासा बोलते हैं, दो पार्ट में टूट गया, लोरेशिया या अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। एविडेंस जो हमें मिले हैं, एक तो जो जिग सॉफिट यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर जो है ऐसा माना जाता है कि पहले ऐसे एविडेंस हमें मिलते हैं कि साउथ अमेरिका जो है और आपका अफ्रीका जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। ग्लोसोपिटेरिस जो एक फ्लोरा है वो हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही बॉर्डर्स पे, साउथ अमेरिका में भी और अफ्रीका के अंदर भी। और उसके साथ साथ जो है हमें टिलाइट यानी कि ग्लेशियल डिपॉजिट भी देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद थर्ड आपकी थ्योरी है आइसोस्टेसी की थ्योरी। ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी क्लेरेन डटन ने। ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी क्लेरेन डटन ने 1889 के अंदर। एरी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बात की गई है यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। ये जो यूनिफॉर्म डेंसिटी आती है वो किसके साथ आती है, डेप्थ के साथ आती है, यानी कि सबका डेंसिटी बराबर है, जो जितना ऊंचा होगा उसकी जड़ उतनी ही गहरी होंगी, जैसे कि आइसबर्ग आपके होते हैं। और प्रेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बोला गया है यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी, यानी कि सब एक ही लाइन पर खत्म होते हैं, जैसे लाइन ऑफ कंपनसेशन कहते हैं, जो ऊंचा होता है उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। देन नेक्स्ट है आपका प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के अंदर जो है प्लेट टेक्टोनिक जो टर्म दी थी वो दी थी जेटी विल्सन ने 1965 के अंदर। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है आपके, वो दी है हैरी हेस ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की भी जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी आपकी हैरी हेस ने दी है। सिस्टमेटिकली डेवलप की है किसने, डब्ल्यू जे मॉर्गन ने, मैकेंजी और परकर ने ये की है। तीन टाइप की बाउंड्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में। डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि रिज बनती है जैसे कि मिड अटलांटिक रिज। कन्वर्जेंट जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, जैसे ट्रेंच बनती है जैसे कि फोल्ड माउंटेन या हिमालय। और ट्रांसफॉर्म जो होती है वो होती है कंजर्वेटिव, फोल्ट बनता है जैसे कि सैन एंड्रियाज फोल्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन में हम दो इरोजन देखते हैं, एक तो विलियम मॉरिस डेविस का देखते हैं 1889 का, और दूसरा देखते हैं वोल्डर पेंक का 1924 का। अप्रोचेस उन्होंने क्या यूज किया, विलियम मॉरिस डेविस ने टाइम डिपेंडेंट के यूज की है और वोल्डर पेंक ने टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में बात की है। विलियम मॉरिस डेविस बताते हैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज के बारे में, और वोल्डर पेंक ने इन तीनों का ही विरोध किया है। देन उसके बाद है डेविस के बारे में हम बात करते हैं, तो रैपिड जो है वो अपलिफ्टमेंट होती है, जबकि अपलिफ्टमेंट
जब अपलिफ्टमेंट रुकती है तो इरोजन जो है वो शुरू हो जाता है, जबकि वोल्डरपेंक ने बोला है कि अपलिफ्टमेंट और इरोजन जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। विलियम मॉरिस डेविस ने बात की है पेनिप्लेन और बचे हुए हिल्स को जो है वो मोनाडनाक्स कहा जाता है, जबकि वोल्डरपेंक ने एंड्रम्प के बारे में बताया हुआ है और बचे हुए हिल्स को इंसेलबर्ग कहा है। विलियम मॉरिस डेविस ने जो है कुछ की टर्म्स यूज किए हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज, और वोल्डरपेंक ने प्राइमा रफ, ओफस्तेगेंदे और आपके अबस्तेगेंदे एंथविलिक की बात की है, यानी कि स्लोप रिप्लेसमेंट की उन्होंने बात की है। देन उसके बाद है पेडिप्लेनेशन साइकिल। जो पेडिप्लेनेशन साइकिल है वो किसने दी है? एलसी किंग ने दी है। ये एरिड रीजन के अंदर होती है। इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उनको पेडिप्लेन बोलते हैं और बचे हुए रॉक्स को जो है वो बोन हार्ट कहा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और लैंडफॉर्म्स हम देखते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण जो है आपके बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स है वो बनते हैं, जैसे कि फ्लूयल। फ्लूयल का मतलब होता है कि जो आपकी रिवर्स है, रिवर्स के कारण जो है आपकी अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं। फ्लूयल में इरोजनल से जो बनती है आपकी वो होती है एक तो वी शेप्ड वैली, गॉर्जेस, कैनियंस, वाटरफॉल्स, पॉटहोल्स, प्लंज पूल, रिवर टेरेसेस और मिएंडर्स। डिपोजिशन से बनते हैं एलुवियल फेंस, एलुवियल कोन्स, नेचुरल लेवीज, फ्लड प्लेन्स और डेल्टाज। ये सारे जो हैं वो बनाए जाते हैं फ्लूवियल के द्वारा। और ये इनमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर। क्या किया जाता है कि आपसे जो है वो एक कोई भी दे दिया जाएगा कि जैसे वी शेप्ड वैली है, वी शेप्ड वैली किससे बनती है, जो है मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आते हैं, और वी शेप्ड वैली से रिलेटेड जो है आपको असर्शन रीजनिंग भी देखने को मिलती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ग्लेशियल। ग्लेशियल में भी दो तरीके के होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल के अंदर बनते हैं सर्क, हैंगिंग वैली, फ्योर्ड्स, हॉर्न्स, एरिड्स और रोश माउंटेन। देन डिपोजिशनल में बनते हैं मोरेन्स, ड्रमलिन्स, एस्कर्स, केम्स और आउटवॉश प्लेन्स। देन उसके बाद है कास्ट। कास्ट में भी इरोजनल और डिपोजिशनल दो होते हैं। इरोजनल में बनते हैं सिंक होल्स, स्वेलो होल्स, डोलाइंस, यूवाला, पोल्जे, केव्स और ब्लाइंड वैलीज। डिपोजिशनल में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और पिलर्स जो हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। एरिड या एओलियन के अंदर भी जो है हमें इरोजनल में मशरूम रॉक्स, जुआंग, यार्डांग, वेनिफेक्ट्स, पिडमिन्स, पेनिप्लेन्स और इंसेलबर्ग जो है हमें देखने को मिलते हैं। और डिपोजिशनल में सैंडस्टोन यानी कि बारकांस जो हमें देखने को मिलते हैं, और सीफ जो है हमें देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है उसके बाद अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक वेव्स जो है वो तीन टाइप की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स जो होती हैं वो साउंड वेव्स की तरह होती हैं और वो पास करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस से। एस वेव्स जो होती हैं वो लाइट वेव्स की तरह होती हैं और पास करती हैं सिर्फ सॉलिड से ही। और एल वेव जो होती हैं वो सरफेस वेव होती हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। देन उसके बाद हम डिसकॉन्टिन्यूटीज की बात करते हैं, तो डिसकॉन्टिन्यूटीज में सबसे पहले आती है आपकी कोनराड। कोनराड जो होती है वो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। मोहोविक जो होती है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। रेपिटी होती है अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग होती है मेंटल एंड कोर के बीच में। और लेहमन जो आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी है वो आउटर और इनर कोर के बीच में होती है। इसके लिए हमारी जो है ट्रिक भी है सीएम रिगल के बारे में। सीएम कोनराड, एम मोहोविक, आर रेपिटी, जी गुटेनबर्ग और एल जो है वो लेहमन के बारे में बात करते हैं। यूजीसी नेट के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो है उसमें से पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है वो क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग जियोमॉर्फोलॉजिस्ट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें जो है मैंने आपको पहले लिख दिया, वोल्डरपेंक 1924, जेम्स हटन 1785, एल्सी किंग 1948 या 50 और विलियम मॉरिस डेविस 1889। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 2, 4, 1 और 3। इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। देन सेकंड जो है मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यारडांग है। यारडांग जो हमने अब देखा था किसके साथ है, विंड या एओलियन के साथ। रोश माउंटेन जो हमने बात की थी वो किसके साथ है, ग्लेशियर के साथ है। देन पोल्जे की हमने बात की है, तो पोल्जे आपको ग्राउंड वाटर कास्ट के साथ देखने को मिलती है। और नेचुरल लेवीज जो है वो हमें रनिंग वाटर के साथ यानी कि फ्लूवियल में देखने को मिलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देन असर्शन रीजनिंग की बात आती है। असर्शन रीजनिंग में दिया गया है पेंक मॉडल ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल। ये बात बिल्कुल ठीक है, पेंक ने जो है वो इंडिपेंडेंट मॉडल की बात की है, जबकि विलियम मॉरिस डेविस ने डिपेंडेंट की बात की हुई है। अकॉर्डिंग टू पेंक, लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड रेट ऑफ डिग्रेडेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, यही बात जो है अभी हमने पढ़ी थी ऊपर कि यही बात आपके वोल्डरपेंक ने बोली है। अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों जो है वो साथ साथ चलते हैं, जबकि विलियम मॉरिस डेविस ने क्या बोला है, रैपिड अपलिफ्टमेंट होती है, लेकिन जब अपलिफ्टमेंट रुकती है तो इरोजन जो है वो शुरू हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल 3 पेज में, और बहुत ही क्रिस्प या और कंसाइज नोट्स जो है आपको मिले हुए हैं। हमने एक एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं वो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए हैं। देन नेक्स्ट हमारी शुरू होती है अब क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम इसमें स्टडी करते हैं क्लाइमेट के बारे में।
किसके बारे में स्टडी करते हैं, क्लाइमेट के बारे में। देन हम सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि हमारी जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में 5 जो है आपकी लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फियर, देन उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और आपको एक्सोस्फियर देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो होती है आपकी 13 किलोमीटर एवरेज हाइट होती है, और इक्वेटर पे ये 18 किलोमीटर और पोल्स पे ये 8 किलोमीटर मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर के अंदर वेदर कंडीशन होती है, स्ट्रेटोस्फियर जो 50 किलोमीटर तक होती है और इसके अंदर आपको ओजोन लेयर प्रेजेंट मिलती है। मीजोस्फियर जो है वो 80 किलोमीटर तक होती है और यहाँ पर जो मीटियोर्स है वो बर्न हो जाते हैं। देन उसके बाद थर्मोस्फियर है जिसको आइनोस्फियर भी बोला जाता है, और ये जो है आपको वो 400 किलोमीटर तक दिखाई देती है। यहाँ पर जो रेडियो वेव्स है वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक होके और वापस जो है धरती पर आती है। एक्सोस्फीयर के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस है उसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है वो आपकी सारी गैसेस का कंपोजिशन देखने को मिलता है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड। देन ट्रोपोस्फियर के अंदर हमने देखा 13 किलोमीटर की एवरेज हाइट होती है, इक्वेटर 18 किलोमीटर, पोल्स जो है 8 किलोमीटर तक होते हैं। वेदर फिनोमिना हमें ट्रोपोस्फियर के अंदर देखने को मिलते हैं, और नॉर्मल रैप्स रेट जो होती है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है 1 किलोमीटर के अंदर, यानी कि 165 मीटर पर जो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट होती है 50 किलोमीटर, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, देन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ओजोन लेयर के प्रेजेंस के कारण जब वो यूवी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर वहां का बढ़ जाता है। ओजोन लेयर कहां से कहां तक प्रेजेंट है, 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक। उस यहाँ पर जो है वो क्लाउड्स फ्री होता है, इसलिए यहाँ पर एरोप्लेन जो है या जेट जो है वो फ्लाई करते हैं। मीजोस्फीयर की हाइट 80 किलोमीटर तक होती है और सबसे कूलेस्ट लेयर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मीटियोर्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बर्न होते हुए। थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर तक होती है, यहाँ पर आपको चार्ज आयन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं अर्थ के ऊपर, और ऑरोरा बोरियोलिस नॉर्थ पोल पे और ऑरोरा और ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल की जो है रोशनी यहाँ पर दिखती है। देन एक्सोस्फीयर के बारे में हमने देखा, यहाँ पर आपको वहां पर जो है गैसेस कंपोजिशन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है सबसे ज्यादा आपको वहीं पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद है इंसोलेशन एंड हीट बजट। इंसोलेशन और हीट बजट में हम क्या देखते हैं कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि जितनी हीट आती है उतनी ही वापस चली जाती है। 100 यूनिट हीट आई है तो उसमें एल्बिडो जो है 35 यूनिट, और एब्जॉर्ब किया है जो अर्थ और एटमॉस्फेयर में वो 65 यूनिट होता है। 35 यूनिट में कैसे होता है, क्लाउड 27%, स्नो 2% और एटमॉस्फेयर जो है 6% होता है, जबकि 65 यूनिट में 14 यूनिट जो है और 51 यूनिट, दो तरह की जो यूनिट्स हैं वो होती हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की जो यूनिट होती है वो 51 यूनिट होती है, और टेरेस्ट्रियल यानी कि वो लॉन्ग वेव्स के रूप में रात को जो है वापस बाउंस बैक कर जाती है। देन उसके बाद है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट और विंड। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनको डोल्ड्रम बोला जाता है, जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि जिनको जो है हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, ये आपके 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर देखने को मिलती है 5। देन उसके बाद है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ में आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद है प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स को ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई विंड्स होती हैं और इक्वेटोरियल लो होती हैं। वेस्टर्लीज जो है सब ट्रॉपिकल हाई से लेकर सब पोलर लो तक चलती है, यानी कि ट्रेड विंड्स आपकी चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई से लेकर इक्वेटोरियल लो तक, और वेस्टर्लीज चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई से लेकर सब पोलर लो तक, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर ओशियन है वहां पर जो है ये मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां पर स्पीड तेज होती है, इसलिए वहां पर जो है रोरिंग 40 यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस को रोरिंग 40s, 50 डिग्री साउथ को जो है फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री साउथ को श्रिंकिंग 60s बोला जाता है। देन उसके बाद लोकल विंड्स के बारे में अगर हम देखें, चिनूक जो है वो आपको यूएसए और कनाडा में देखने को मिलेगी, रॉकी माउंटेन्स पर वो होती है और स्नो ईटर उसको बोला जाता है। फोहेन जो है वो आपको एल्प्स और यूरोप के ऊपर देखने को मिलेगी। मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस के ऊपर देखने को मिलेगी, कोल्ड विंड है और एल्प से मेडिटेरेनियन सी की ओर ये चलती है। देन उसके बाद हर्मटन वेस्ट अफ्रीका के अंदर सहारा से गिनिया कोस्ट की तरफ ये चलती है और इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। ब्लिजार्ड जो है कनाडा और साइबेरिया के अंदर चलती है, टुंड्रा रीजन के अंदर ये हमें दिखाई देती है। देन उसके बाद है साइक्लोन और फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें तो फीचर्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के। तो ओरिजिन होता है सिर्फ वार्म ओशन में, और जो टेम्परेट है वहां पर लैंड प्लस सी है, दोनों ही अलग अलग नेचर की एयर मासेस के मिलने से बनता है, यानी कि आपके क्या होते हैं, फ्रंट्स होते हैं। आइसोबार जो होते हैं वो बिल्कुल सर्कुलर होते हैं यहाँ पर, जबकि वी शेप या इलेप्टिकल होते हैं। मूवमेंट होती है ईस्ट टू वेस्ट, इनकी होती है वेस्ट टू ईस्ट। साइक्लोन आई जो है वो सेंटर में आई ऑफ साइक्लोन होती है, जबकि इसमें कोई आई जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। देन उसके बाद है हमारे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, व्लादिमीर कोपेन क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो है 1918 और 1936 में 2 बार क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो दी है। इनकी जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो है कैंडोल के 1874 के मैप के ऊपर, और इन्होंने जो है वेजिटेशन, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर जो है इनके क्लासिफिकेशन बेस्ड है। सबसे पहले ए जो है यानी कि कैपिटल लेटर्स की बात करें वो रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिकल रेनी को, बी ड्राई क्लाइमेट को, सी ह्यूमिड, मिजोथर्मल जहां पर जो विंटर्स हैं वो बहुत माइल्ड होती हैं,
डी ह्यूमिड माइक्रोथर्मल्स का मतलब है कि विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। ई पोलर क्लाइमेट जहां पर टुंड्रा या आइस कैप होते हैं। एफ क्या होता है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता। एम का मतलब मॉनसून, डब्ल्यू का मतलब ड्राई विंटर और एस का मतलब ड्राई समर होता है। इंडिया के लिए कोपेन के जो कोड्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं AMW। ये पूछे गए थे, हर बार जो है पूछे जा रहे हैं। आप 2015 से लेकर 2025 तक के जितने भी यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं आप उठाकर देख सकते हो। जितना भी मैंने आपको करवाया है अभी तक, उनमें से अगर आपको ऐसा एक भी टॉपिक मिल जाए जो आया हुआ नहीं है तो आप चैनल को भले ही अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ उतना ही करवाया है जितना बार बार यूजीसी नेट जो है मांग रहा है, और वो इतना ही मांगता है। और मैंने आपको 5 नोट्स के अंदर, 5 पेजेस के अंदर आपका पूरा के पूरे जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करवा दी है। AMW जो है मॉनसून विद शोर ड्राई सीजन यानी कि वेस्टर्न घाट और केरला। BSHW सेमी एरिड स्टेपिया, कुछ पार्ट जो है गुजरात के। CWG मॉनसून ड्राई विंटर गंगा प्लेन एंड नॉर्थ इंडिया। AS मॉनसून विद ड्राई समर और कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपकी जो है क्लाइमेटोलॉजी और आपकी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए और हमें जो है सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तब इतने अच्छे नोट्स हम बना पाते हैं और आप लोगों को जो है इतने जल्दी और इतने अच्छे तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।